और फिर दूसरे प्रकार की जो शब्द शक्ति है उसको हम यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कह रहे हैं। ठीक है। अब मम्मट ने एक बात कही है लक्षणा शक्ति के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो साहित्य में लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ लाक्षणिक शब्द का प्रयोग होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाथी है मतलब हम कह सकते, इसका उदाहरण हम ऐसे भी दे सकते हैं कि हम यहाँ पर ऐसे भी इसका उदाहरण दे सकते हैं कि जो राम नामक एक व्यक्ति है जो किसी राज्यसभा कोई राज्यसभा है उसमें काम कर रहा है, राम नामक व्यक्ति। ठीक है। तो वह वास्तव में क्या है, एक बुद्धिमान आदमी है। ठीक है। तो उसके लिए बात करते समय कुछ लोग कहते हैं कि ये राम तो हाथी के समान है। ठीक है। तो यहाँ पर जो राम है, ठीक है, तो जो राम है उसको हाथी नहीं कहा गया है। ठीक है। अगर हाथी कहा गया होता तो इसका सीधा सीधा मतलब निकल जाता। ठीक है। अब यहाँ पर लक्षणिक अर्थ है, लक्षण मतलब जो हाथी का लक्षण है वह राम पर आरोपित किया गया है। ठीक है। इसलिए लक्षणिक, लक्षणा। ठीक है। मतलब लक्षणों को आरोपित किया जाता है अधिकतर। तो मतलब जो राम है वह हाथी जैसा व्यक्ति है, मतलब जो राम है वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान है वह लाक्षणिक अर्थ में राम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यही लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें किसी भी बात को सीधा मतलब नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। तो उदाहरण तो आपने देख लिया है, तो इसमें इसका जो परिभाषा है वो भी देख लेते हैं। तो जो मुख्यार्थ होता है तो उसमें बाधा पड़ती है। ठीक है। जब मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और अर्थ के संबंध में अन्य अर्थ लक्षित होता है तो उसको लक्षणा व्यापार या लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। जब मुख्यार्थ में बाधा पड़े और जो अर्थ होता है वह कोई मुख्यार्थ से अन्य अर्थ निकले तो वह लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। अब यहाँ पर राम हाथी जैसा व्यक्ति है, वह इस वाक्य में मुख्य अर्थ है, मतलब सीधा अर्थ है। लेकिन यहाँ पर हमने तो उस संबंध में नहीं कहा है, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ से और अर्थ निकल रहा है। मतलब राम एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह इस वाक्य का एक्चुअल में अर्थ है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति आरोपित हो रही है। ठीक। और यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये दो प्रकार हैं लक्षणा शब्द शक्ति के। रूढ़ा लक्षणा में क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने लक्षणा का प्रयोग किया है, और प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग अधिक रूप से कवि लोग करते हैं। ठीक है। जो रूढ़ा लक्षणा होती है उसका प्रयोग समाज में हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम अपने भाषा में इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसकी कोई पहचान हम विशेष रूप से करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या है कि जानबूझकर एकदम स्ट्रैटेजी के साथ किसी प्रयोजन से लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब रूढ़ा लक्षणा में देखिए क्या होता है कि कुशल शब्द का अर्थ होता है कुश या घास। ठीक है। पहले इसका अर्थ यही होता था संस्कृत में, मतलब जो घास होती है, ठीक है, तो घास को उखाड़ लाने में चतुर जो होता है उसके लिए कुशल शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है। संस्कृत भाषा में इस कार्य के लिए चतुरता जरूरी है, क्योंकि इसको
उखाड़ लेने में कभी कभी क्या होता है कि बहुत हाथ को बहुत चोट लग सकती है, ये सब भी होता है। तो इसको उखाड़ लाने में जो कुशल होता है उसको कुशल मतलब घास को उखाड़ लाने में जो बुद्धिमान होता है उसको कुशल कहा जाता था, ठीक है। जब हम तो इस प्रकार होता था, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य कुशल है तो हमारा अभिप्राय होता है कि वह कार्य करने में कुशल है, लेकिन व्यापार में यही अर्थ प्रचलित हो गया, किंतु मुख्यार्थ से संबद्ध होने पर भी वह उससे भिन्न है। रूढ़ा लक्षणा का अर्थ जहाँ मुख्यार्थ से संबद्ध होने पर भी वह उससे भिन्न है, ठीक है। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ी के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए वह रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल गए हैं। संक्षिप्त में कहें तो जो भी किसी भी भाषा के मुहावरे लोकोक्तियाँ रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आती हैं, जैसे आँखों का तारा होना, ठीक है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत दिन हो गए दिखा नहीं होगा, ऐसा मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो रूढ़ा लक्षणा होता है, उसको बार बार प्रयोग किया जाता है तो रूढ़ी बन जाता है, ठीक है। मतलब रिपीटेशन हो जाता है बहुत, तो रूढ़ी हो जाता है, एकदम सांप्रदायिक हो जाता है थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन ही होगा, ठीक है। हाँ, और प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में हम अभी जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो प्रयोजनवती लक्षणा होती है उसमें क्या होता है कि मुख्यतः किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, ठीक है। मतलब इसमें कोई विशिष्ट प्रयोजन होता है, मतलब अधिक रूप से क्या है कि ये पहले से बना बनाया नहीं होता है। जैसे रूढ़ी लक्षणा क्या होता है कि समाज में उसका प्रयोग बहुत पहले से चलता रहता है, लेकिन जो प्रयोजनवती लक्षणा होती है इसको किसी विशिष्ट संदर्भ के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो गंगायाम घोषः, इसका अर्थ होता है गंगा में अहीरों की बस्ती, ठीक। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कहने वाले का प्रयोजन यहाँ पर यह है कि गंगा तट पर जहाँ अहीरों की बस्ती है वहीं शीतलता और पावनता है, ऐसा कहने वाले का प्रयोजन है, ठीक है। तो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी इसमें थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन मैं उतना अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों का जो सरल मीनिंग होता है वो खाली मैं बताना चाहता था, लेकिन फिर भी थोड़ा डिटेल में गया हूँ जिससे कि उनके प्रकार बता सकूँ, ठीक है। अब इसमें और डिटेल में जाएंगे तो जितना भी हमने सीखा है वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब सभी तो नहीं भूलेंगे, लेकिन बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि जितना डिटेल में जाते हैं इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस अधिक रहता है, ठीक है। मतलब पहले तो अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, ये समझना होगा। फिर उसको अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उनके बीच में डिफरेंस करना हमको आना चाहिए, ठीक है। फिर डिफरेंस करना आने के बाद हम थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं। उसके उदाहरण ऐसे हमको याद रखना होता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि भूलने के चांसेस अधिक हैं, लेकिन यदि कोई उदाहरण आप याद रखते हैं तो उदाहरण से भी डेफिनेशन निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति। तो हमने अभी तक यह जाना कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इसमें मुख्यार्थ में जब बाधा पड़ती है और मुख्यार्थ से अलग कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके दो प्रकार हैं, रूढ़ी लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा।
फिर उसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है। ये तीसरे प्रकार की शब्द शक्ति है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है हमको अंजन का, जो हमारे स्पेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनको दृष्टि दोष होता है, वो लोग क्या करते हैं, अंजन लगाते हैं। अंजन का मतलब होता है स्पेक्ट्स, ठीक है, जो आँख में लगाते हैं ना देखने के लिए, तो उसको अंजन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जब किसी शब्द में या किसी वाक्य में क्या होता है कि कुछ अर्थ को छुपा दिया जाता है, मतलब वो ऊपर से नहीं दिखा जा सकता, ठीक है, तो उस छुपे हुए अर्थ को देखने के लिए अंजन का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अंजन से व्यंजन बना, तो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करके किसी काव्य में हम छुपे हुए अर्थ को निकालने का प्रयास जब करते हैं तो वही व्यंजना शब्द शक्ति होता है, ठीक है। तो जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वह मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों को ही पीछे छोड़ देती है और उसके मूल में छुपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। मतलब अकथित मतलब कहीं भी आपको किसी काव्य में, किसी शब्द में वो कवि क्या कहना चाहता है उसको पढ़कर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से उसको समझने का प्रयास करेंगे तब जाके अर्थ समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको समझना होता है व्यंजना को, ठीक है। मतलब ये मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से बहुत छुपी हुई होती है, ठीक है। अभिधा और लक्षणा दोनों को देखा जा सकता है, लेकिन व्यंजना को ठीक से देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये छुपा हुआ अर्थ होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण दे सकते हैं कि एक माँ है, ठीक है, वह अपने पुत्री से कहती है, मतलब शाम का समय हो रहा होता है तो वह अपने पुत्री से कहती है कि संध्या हो गई, ठीक है, संध्या हो गई, ठीक है। तो मतलब जो पुत्री है उसको भी दिखाई दे रहा है कि शाम हो गया, तो फिर उससे कहने का क्या मतलब है कि संध्या हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो माँ है वह अपने बेटी से ये कहना चाहती है कि शाम हो रही है, तुम दीपक जलाओ, या जो प्रकाश है उसको घर में जलाओ, ठीक है। इस प्रकार वह कहना चाहती है। तो यहाँ पर कहीं भी दीपक जलाने की बात नहीं कही गई है और ना ही किसी भी चीज़ को प्रकाशित करो ऐसा कुछ माँ ने बेटी से नहीं कहा है। मतलब ना तो अभिधा है और ना ही लक्षणा है। लक्षणा होता तो उसमें कहा जाता कि तुम घर को प्रकाशित करो, किससे प्रकाशित करो वो तो नहीं कहती, लेकिन घर को प्रकाशित करो ऐसा कुछ तो कहती, संकेत तो देती, ठीक है, लक्षण कुछ बताती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर व्यंजना है, मतलब ना तो अभिधा से अर्थ निकला है और ना ही लक्षणा से अर्थ निकला है, तो निश्चित रूप से वह व्यंजना है, ठीक। मतलब इस प्रकार से उदाहरण हम दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इसमें और भी डिटेल में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है उससे शब्द का सूक्ष्मतर और गहनतर अर्थ व्यंजित और ध्वनित होता है, ठीक है। समझ में आया बात? तो इसके समर्थन में बहुत लोगों ने कुछ बोला है और इसके विरोध में भी बहुत कुछ लोगों ने बोला है। तो बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वह क्या होता है कि वह अनुमान पर आधारित होती है। तो
जो एक आचार्य हैं उनका ऐसा मानना है, एक आचार्य हैं उनका नाम है महिम भट्ट, ठीक है। तो इससे पहले हमने मम्मट का देखा था लक्षणा में, ये महिम भट्ट हैं, ये अलग हैं, ठीक है, दोनों एक नहीं हैं, ठीक है। नाम एक जैसा लगेगा लेकिन दोनों एक नहीं है, ठीक है, समझ के चलिए। महिम भट्ट व्यंजना के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो महिम भट्ट का ऐसा मानना है, व्यक्ति विवेक नामक अपने ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि जो व्यंजना होती है वह अनुमान पर आश्रित होती है। मतलब यहाँ पर हमने उदाहरण में देखा है कि जब माँ अपने बेटी से कहती है कि संध्या हो गई, तो हम यहाँ पर एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इसका अनुमान हम लगा रहे हैं कि हो सकता है कि माँ ने अपनी बेटी से दीपक जलाने को कहा हो। ये हमारा एस्टिमेशन है, अनुमान है, लेकिन हम निश्चित नहीं हैं। तो महिम भट्ट भी यही कहते हैं कि जो व्यंजना होती है वह अनुमान आश्रित होती है, तो उसको हम लक्षणा में ले सकते हैं, उसको अलग से कुछ शक्ति के रूप में बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो महिम भट्ट के अनुसार व्यंजना लक्षणा में लक्षणा का ही एक भाग है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन और कुछ आचार्य हैं उनका ऐसा मानना है कि तो कुछ लोगों के अनुसार महिम भट्ट का जो विचार था उसको स्वीकृति नहीं मिली, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, और आचार्य कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने माना कि इसका अपना ही अस्तित्व होता है, लेकिन वह अनिर्वचनीय है, उसको बताया नहीं जा सकता, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने ऐसा माना है। तो लेकिन विशेष रूप से जो व्यंजना के संबंध में इसका समर्थन किया है, ठीक है, तो इसका समर्थन विशेष रूप से ध्वनि सिद्धांत में किया गया है, ठीक है। ध्वनि सिद्धांत में व्यंजनों को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। तो तो इस प्रकार से इसके समर्थन में बोलने वाले लोगों में जो हैं वह आनंदवर्धन हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक, वो इसके समर्थन में बोलते हैं। और उसके बाद अभिनव गुप्त हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में, अभिनव भारती आदि ग्रंथों में इसका समर्थन किया है व्यंजना का। और इसके साथ ही जो आचार्य हैं हमारे और भी विश्वनाथ, फिर रसगंगाधर के रचयिता जो अन्य लेखक हैं, वैसे विश्वनाथ नहीं है, ठीक है। तो ये सभी जो आचार्य हैं, तो ये सभी व्यंजना को उच्चतम शिखर पर पहुंचाते हैं। मतलब इन सभी का ऐसा मानना है कि व्यंजना बहुत ही चमत्कारिक है, ठीक है। मतलब जब व्यंजना का प्रयोग किया जाता है तो काव्य में चमत्कार होता है, कुछ मैजिकल होता है, कुछ अलग होता है, वो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब जो सुनने वाला होता है उसको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्वन्यालोक ने अपने पहले ही छंद में कहा कि जो काव्य की आत्मा है वह ध्वनि है। ऐसा मेरे पूर्ववर्ती जो लोग हैं उनका भी ऐसा विचार है। और भारतीय दर्शन में व्यंजना एवं अभिव्यक्ति के संबंध में जो विचार, तो ये थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हो, काव्य के संदर्भ में लक्षणा को क्या है कि इसको मध्यम काव्य माना जाता है, ठीक है। मतलब जिस काव्य में लक्षणा शब्दों का प्रयोग अधिक होता है उसको मध्यम काव्य माना जाता है, ठीक है। मतलब वो काव्य
मध्यम होगा, अच्छा भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं माना जाएगा, लेकिन मध्यम काव्य बनेगा, ऐसा माना जाता है। और जिस काव्य में व्यंजना शक्ति के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है उसको अधम माना जाता है, ठीक है। मतलब अधिक लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है, सभी का नहीं, अधिक लोगों का। तो अधम मतलब बहुत कम स्तर का होगा, ठीक है। जिस काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होगा वह बहुत अधम होगा, कम स्तर का काव्य होगा या कम स्तर का काव्य बनेगा, ऐसा अधिक लोगों का मानना है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है उसका भी विश्लेषण हम कर सकते हैं कि जो लक्षणा होती है उसका अर्थ कुछ लोग निकाल ही सकते हैं, जो जिनको कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि है वो भी निकाल सकते हैं उसका अर्थ, लेकिन व्यंजना शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है वो सभी लोग नहीं निकाल सकते हैं। पढ़े लिखे लोग भी, जिनके पास अधिक बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो जिनके पास अधिक बुद्धि नहीं है या अधिक बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, तो वो व्यंजना से जिस काव्य को बनाया गया है उसका ठीक जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि जो काव्य है वो किसी को या कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रत्येक बार जाकर कवि से पूछना पड़ेगा, जो रचनाकार है उससे पूछना पड़ेगा कि इस संदर्भ में आपने जिस व्यंजना का प्रयोग किया था उसका सही में अर्थ क्या है, ये तो रचनाकार से ही पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है व्यंजना से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात याद रख सकते हैं कि इसके समर्थन में किसने कहा है और इसके विरोध में कितने लोगों ने कहा है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके विरोध में महिम भट्ट ने बात किया है और इसके समर्थन में मुख्य रूप से ध्वनिवादी लोग हैं या ध्वनिवादी सिद्धांत जो है वो बात करता है, ठीक है। और आनंदवर्धन इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, जिन्होंने सबसे अधिक व्यंजना को महत्व दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद विश्वनाथ, ठीक है, अभिनव गुप्त, उसके बाद विश्वनाथ, ये लोग भी आते हैं, ठीक है। ये सभी व्यंजना शब्द शक्ति को महत्व देते हैं, ठीक है। तो व्यंजना शब्द शक्ति की एक विशेषता क्या है वो बता सकते हैं आप। तो ये व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है इसमें बहुत चमत्कार होता है, ठीक है। मतलब जब इसका अर्थ सही निकलता है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जिसको भी ये समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत इसका जो मीनिंग होगा वह छुपा हुआ ही रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद एक और शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो व्यंजना के दो भेद हैं, अब इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, ठीक है। शाब्दी व्यंजना में शब्द मुख्य हैं, अर्थी व्यंजना में अर्थ मुख्य है, ठीक। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल होता है, ठीक है। तात्पर्य वृत्ति या तात्पर्य शक्ति, ये चौथी प्रकार की शब्द शक्ति होती है, लेकिन इसको उतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये चौथी प्रकार की शब्द शक्ति होती है। इसको तात्पर्य वृत्ति कहते हैं, ठीक है। वृत्ति कहें या शक्ति कहें, दोनों बात एक ही है। तो इसमें क्या होता है कि अभिधा वृत्ति द्वारा व्यक्तिगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ ज्ञात हो चुकने के बाद, मतलब साधारण जो वाक्य होता है उसका जब अर्थ समझ में आ जाता है, जिस वृत्ति द्वारा उन पदों के तात्पर्य का ज्ञान हो उसे तात्पर्य वृत्ति कहा जाता है, ठीक है। तो जिस शक्ति के द्वारा उस वाक्य के शब्दों का अर्थ ज्ञात हो उसको तात्पर्य वृत्ति कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो पूरा वाक्य होता है उसको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ कि राम पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो राम
पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी लक्षणा नहीं है, व्यंजना नहीं है, तो साधारण वाक्य है, अभिधा है, ठीक है। तो इसमें वाक्यगत प्रत्येक पद का वाच्यार्थ ज्ञात हो चुकने के बाद, मतलब यहाँ पर राम एक लड़का है, पढ़ना मतलब स्टडीज़, ठीक है। ये सभी आपको समझ में, तो ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो जब राम पढ़ रहा है, हम वाक्य लिखते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो कैसा निकलता है, पूरे वाक्य को आधार बनाकर हम निकाल रहे हैं। तो यही बात है कि जब प्रत्येक जो शब्द होता है उसका मीनिंग हमको पता चल जाता है एक वाक्य में, तो उसको हम तात्पर्यावृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो तात्पर्य होता है वाक्य का वो इसमें मुख्य होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर राम क्या है, एकदम ध्यान से अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो तात्पर्यावृत्ति उतना अच्छे तरीके से मतलब ठीक से तो मैं बता नहीं पाया, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि मतलब ये चारों शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो थोड़ा संक्षिप्त में समझा सकूं, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने लेक्चर का समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो तात्पर्यावृत्ति एक बार देख लीजिएगा। इसमें तात्पर्यावृत्ति में वाक्यगत जो संपूर्ण वाक्य होता है उसको महत्व दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है शब्द शक्ति, उसको हम यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।